ठीक है। तो देखो, अगर किसी को पता नहीं है कि चैनल का लिंक क्या है मेरे चैनल पे, तो मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। हाँ ठीक है, तो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता कि मेरे चैनल का लिंक क्या है, कहाँ पर वीडियोज है सारे, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा कि भाई यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो वो सारे देख लेना। आप देखो ये चैप्टर जो है, इसमें और भी टॉपिक्स हमने देखा था ना, वर्चुअल बेस क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, और आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। लेकिन वो अच्छी बात है कि आपके सिलेबस से हट चुके हैं ना, वो थोड़े से और एडवांस टॉपिक्स थे, ठीक है। तो इसी से आगे और चढ़ते रहते हैं, तो और थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं वो, लेकिन वो हट चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, तो अच्छा है। अब हमने देखा था, अभी जो हमें देखना है वो क्या देखना है, हमारा मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है उसका एक एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम समझ ही चुके थे क्या होता है ना, एक से ज्यादा जब आपके पास पेरेंट क्लास होती है ना, चाइल्ड क्लास एक ही है लेकिन पेरेंट क्लास आपके पास एक से ज्यादा है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हो। पेरेंट को क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं ना, तो बेस क्लास आपकी 1 है, बेस क्लास आपकी 2 है, ठीक है। ऐसे आपकी जो है एक या एक से ज्यादा बेस क्लास होगी ना, और चाइल्ड क्लास जो है आपकी एक ही है, इस तरह से ना। डिराइव्ड बेस के केस में हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्लास, ठीक है, ये ऐसे। तो बेस क्लास होगी आपकी, एक से ज्यादा बेस क्लास होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, एक से ज्यादा बेस क्लास होगी, लेकिन डिराइव्ड क्लास जो होगी वो आपकी एक ही होगी। यहीं पर ही हो, चलो ठीक है। देखो, तो हम क्या देखना है, हमें देखना है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल में क्या होता है, इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा बेस क्लासेस होती है ना, एक से ज्यादा होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन एक से ज्यादा बेस क्लासेज होगी। चाइल्ड क्लास जो होगी, मतलब बेस केस बोलेंगे तो डिराइव बोलेंगे ना, अगर यहाँ पेरेंट बोलेंगे तो यहाँ चाइल्ड बोलेंगे, यहाँ बेस बोलेंगे तो यहाँ डिराइव बोलेंगे, और यहाँ पर सुपर बोलेंगे तो यहाँ पर सब बोलेंगे, ठीक है। वो मैंने बताया था आपको, है ना, एक किसी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिकली अगर आप यहाँ बेस बोलते हो तो यहाँ डिराइव बोलोगे, यहाँ पेरेंट बोलते हो तो यहाँ चाइल्ड बोलोगे, यहाँ अगर सुपर बोलते हो तो यहाँ पर सब बोलोगे, है ना, इस तरह से। तो 2 से ज्यादा बेस क्लास होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा बेस क्लास होगी, और डिराइव्ड क्लास आपकी एक ही होगी, या 2 से ज्यादा आपकी 2 या 2 से ज्यादा पेरेंट क्लास होगी, एक ही आपकी चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। तो वो बेसिकली हमको एक एग्जाम्पल देखना है, ये हमने समझ चुके थे, इस एग्जाम्पल को भी हम देख चुके थे, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। अब जो बुक में इसका एग्जाम्पल दे रखा है वो एक एग्जाम्पल करते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून सानिया, ठीक है। तो आपकी जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है वही एग्जाम्पल देखते हैं, क्यों करना है वो वाला एग्जाम्पल, ये अपन बात कर ही चुके हैं, ठीक है। उस बारे में कल मैंने आपको बताया था कि क्यों बेसिकली हमको बुक ही के एग्जाम्पल ऐसे की ऐसे करने की कोशिश करनी है, ठीक है, रेप्लीकेट, उसके बारे में कल मैंने बताया। तो जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है वो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश है। उसके बाद आपका आ जाएगा एक 13 चैप्टर है डेटाबेस का, और 14 चैप्टर है आपका एसक्यूएल का। 15th चैप्टर भी जो है आपका एडवांस चैप्टर था काफी, पीएल एसक्यूएल, लेकिन वो भी जो है आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। तो ये भी जो है आपके सिलेबस से हट चुका है, चैप्टर 15। अभी हमारे पास कौन सा चैप्टर बचेगा, डीबीएमएस, ठीक है, ये आपका चैप्टर 13 है। कुछ टॉपिक्स इसमें से रिमूव हो चुके हैं, वो टॉपिक्स देख लेंगे कौन से रिमूव हुए हैं। और फिर है आपका एसक्यूएल, ठीक है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हमको देखने, 13 में से कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सानिया, ठीक है। कोई नहीं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं, मुझको भी समझ में नहीं आता, कभी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये टाइम का चक्कर ही ऐसा है ना, एक होना चाहिए, एक फ्रेज ऐसी होनी चाहिए, कभी भी बोल दो। रात को बोल दो, जैसे हिंदी में सही है राम राम बोल दो, है ना, नमस्ते बोल दो, वो सही है कॉन्सेप्ट। ये इंग्लिश में मुझको भी कंफ्यूजन हो जाता है, कब गुड मॉर्निंग, कब आफ्टरनून, और कब इवनिंग और नाइट, ये सब, ठीक है। देखो, चैप्टर 13 डीबीएमएस है, ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, वो मैं करा दूंगा कौन से रिमूव हुए। 14 में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। 15 चैप्टर एडवांस टॉपिक था काफी, अच्छा हुआ रिमूव हो गया आपके, ठीक है। ये मुझे पता था कि ये चैप्टर रिमूव होगा जरूर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके रिमूव हो चुके हैं। देखो,
ठीक है। तो 13 14 चैप्टर आपको करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डेटाबेसेस आ जाएंगे, दोनों ही चैप्टर है। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर जो ये टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, इसका एग्जांपल देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अब देखो क्या एग्जांपल दे रखा है आपको, दो से ज्यादा बेस क्लास होनी चाहिए, एक से ज्यादा बेस क्लास होनी चाहिए ना, एक से ज्यादा। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, इसको तो हटा दो, नहीं तो फिर वही लंबा चौड़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा क्लास B1। ठीक है, B1 नाम से ही दे रखा है शायद। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे, बुक में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बुक जो है मैं आपको अभी शो कर दूंगा, बुक को स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा क्या एग्जांपल है ना। B1 नाम से दे रखा है, जहां तक है ये B1 नाम से एक क्लास दे रखी है, इसके अंदर एक वेरिएबल है प्रोटेक्टेड। ठीक है, इंटीजर आपका x। ठीक है, बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है ना। x वेरिएबल आपका B1 क्लास में दे रखा है, y वेरिएबल आपका B2 क्लास में दे रखा है। ठीक है, तो B1 में आपका x है, B2 में आपका y है। फिर आपने क्या करा, ये दो बेस क्लास है, B1 से मतलब बेस क्लास है ना, इसलिए B1 यूज करा है। ये B1 का मतलब है बेस क्लास 1। ठीक है, फिर हम D यूज करेंगे डिराइव्ड क्लास के लिए, तो डिराइव्ड क्लास में इन दोनों को इनहेरिट कर लेंगे। तो क्या होगा, B1 से x आ जाएगा, B2 से y आ जाएगा, तो डिराइव्ड क्लास में x और y दोनों आ जाएंगे हमारे पास। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बस इतना सही है ना। तो एक बेस क्लास बना रहे हैं B1, उसके अंदर वेरिएबल लिया हमने x। ठीक है, और एक हमने पब्लिक फंक्शन बना दिया इसके अंदर गेट x करके। ठीक है, void आपके पास गेट x। ठीक है, अब गेट x है तो ऑब्वियसली यहां पर कोई वेरिएबल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया आपके पास इंटीजर a, और यहां पर मैंने कर दिया x इज इक्वल टू a। ठीक, ये आपका हो गया बेस क्लास B1, बस इतना ही दे रखा है। ठीक है, ये सिंपल सा आपका बेस क्लास हो गया B1। ऐसे ही B2 भी बेस क्लास बना देते हैं, जिसमें यहां x लिया था वहां पर y ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने B2 जो है आपका बेस क्लास ले लिया। ठीक है, वही प्रोटेक्टेड मेंबर ले लिया एक, और आपका इंटीजर y। ठीक है, और फिर हमने जो है पब्लिक एक मेंबर ले लिया आपका, और वही आपका जो है गेट y फंक्शन एक बना दिया, गेट y। और यहां पर चलो इंटीजर ऐसे b लिख दिया, और कर दिया हमने y इज इक्वल टू b, और ये मेरा जो है ये बेस क्लास बन गई। ठीक है, ये B1 बन गई, ये B2 बन गई। अब यहां पर जो है हमको एक ड्राइव्ड क्लास बनानी है जो इन दोनों को इनहेरिट करेगी, है ना। अब देखो हम जो है प्रोटेक्टेड x को प्रोटेक्टेड ही ले रहे हैं ना, y को प्रोटेक्टेड ही ले रहे हैं ना, पब्लिक क्यों नहीं ले रहे, या फिर प्राइवेट क्यों नहीं ले रहे। पहले एग्जांपल में भी हमने यही करा था कि जो फंक्शंस थे वो हमारे पब्लिक में रख रहे थे, है ना। जो फंक्शन है हमारे वो हमने पब्लिक में रखे हुए हैं, PUBLIC। ठीक है, PUBLIC। ठीक है, जो फंक्शंस है वो हमने पब्लिक में रखे हुए हैं। ठीक है, पिछले एग्जांपल्स में जब हमने देखा था वहां पर भी हमने यही करा था, जो फंक्शंस थे वो पब्लिक में रखे थे। क्यों रखे थे, ताकि मेन फंक्शन में से आप इनको एक्सेस कर सको ना, ताकि मेन में से आप इसको एक्सेस करो। अगर आप ये पब्लिक में नहीं रखोगे, प्रोटेक्टेड में रख दिया आपने, तो मेन में से आप इनको एक्सेस ही नहीं कर सकते ना। फंक्शंस को बेसिकली एक्सेस होना चाहिए, चाहे बाहर से एक्सेस होना चाहिए ना। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जो डेटा होता है हमारा एक्स वाई, जो वेरिएबल्स होते हैं, बेसिकली जो डेटा मेंबर्स होते हैं, उसको हम बेसिकली प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, उसमें हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड रखते हैं, और जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हम पब्लिक में रखते हैं, ताकि जो है हम फंक्शंस को बाहर से भी एक्सेस कर सके, फंक्शंस को बाहर से भी एक्सेस कर सके। और ये वेरिएबल जो है प्रोटेक्टेड या प्राइवेट होते हैं, ताकि हम इनको बाहर से डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। अगर इनको एक्सेस करना है तो इन फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करना होगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड रखते हैं मेंबर्स को, क्योंकि आपके पास प्राइवेट क्यों नहीं रख रहे इसको, क्योंकि प्राइवेट रखेंगे तो इनहेरिटेंस ही नहीं होगा। एक्स जो है आपका डी में आएगा ही नहीं, डिराइव्ड क्लास में आएगा ही नहीं, है ना। अगर मैं इस एक्स को प्राइवेट कर दूं प्रोटेक्टेड की जगह, तो ये इनहेरिट ही नहीं होगा, इनहेरिट ही नहीं होगा तो काम भी नहीं आ सकता ये, है ना। तो इसलिए इसको प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, अब देखो, और हमने देखा था कि प्रोटेक्टेड का मतलब है कि डिराइव्ड क्लास से बेसिकली आप एक्सेस कर सकते हो इसको ना, डायरेक्टली डिराइव्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हो प्रोटेक्टेड मेंबर को, क्योंकि प्रोटेक्टेड या तो प्रोटेक्टेड होगा या फिर आपका प्राइवेट होगा। लेकिन प्राइवेट इनहेरिटेंस हम करते नहीं है ना, कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलो वापस आ जाओ इसी पर,
ये B1 B2 आपकी दो बेस क्लास हो गई, एक में X है एक में आपका Y है। अब एक ड्राइव्ड क्लास बनानी है हमको जिसमें X और Y दोनों को हमको बेसिकली इनहेरिट करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे क्लास D, ठीक है, इस तरह से। और वही कॉलन और पब्लिक का ही यूज कर रहे हैं ना। आपने देखा कि जनरली हम जो भी विजिबिलिटी मोड यूज कर रहे हैं ज्यादातर हम पब्लिक का ही यूज कर रहे हैं ना। तो ये दो चार चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आप भी ऐसे ही एग्जांपल आपको याद करने में आसानी होगी कि जब भी हम विजिबिलिटी मोड यूज करते हैं तो हम जनरली पब्लिक ही विजिबिलिटी मोड यूज कर रहे हैं, जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे, ठीक है। और जो बेस क्लास में जो हम डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं वो हम प्रोटेक्टेड ही डिक्लेयर कर रहे हैं ना। और जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो दो तीन चीजें ध्यान में रखो तो सारे एग्जांपल्स में ये चीजें कॉमन ही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, डी का मतलब हो गया आपका डिराइव्ड क्लास, डी मतलब डिराइव्ड क्लास। तो हमने एक डी क्लास बनाई जो कि डिराइव्ड क्लास बनेगी हमारी। तो इनहेरिटेंस लगाया पब्लिक B1, मतलब B1 को हमने इनहेरिट करा है, विजिबिलिटी मोड यूज करा है आपका पब्लिक। और फिर हमने B2 को भी इनहेरिट करा है इस तरह से ना। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस बताया था, तब मैंने बताया था इस तरह से बेसिकली आप दो से ज्यादा क्लास को इनहेरिट करते हो कॉमा लगा लगा कर, ठीक है। पब्लिक B1 B1 को इनहेरिट करा, पब्लिक B2 B2 को इनहेरिट करा, ठीक है। और को भी करना है तो कॉमा लगाकर और भी लिख सकते हैं, पब्लिक B3 इस तरह से, है ना। तो अब ये दोनों जो क्लास है वो मेरी इनहेरिट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल ले लेता हूं इंटीजर z, ठीक है, इस तरह से। और फिर एक जो है पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर करता हूं आपका, और पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बनाता हूं void मल्टीप्लाई, void मल्टीप्लाई, और यहां पर मैं कर देता हूं void, ठीक है। ऐसा बुक में लिख रखा है ये वाला void, इसलिए मैं भी लिख देता हूं, अदरवाइज ये वाला void जो है जरूरी नहीं है ना। ये मैंने बताया था आपको कि ये अंदर जो void लिखा हुआ है ये बेसिकली जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो आप भी याद कर लो, ठीक है, ताकि टीचर के पास कोई भी चांस ना हो आपके मार्क्स काटने का, है ना। अदरवाइज होता क्या है, टीचर को लगता तो है कि आपने सही किया है, लेकिन एक कंफ्यूजन उसके दिमाग में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं है ना। अगर उसको अपनी नॉलेज नहीं होती है, उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, यार लग तो रहा है मुझे सही है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आपके 5 है तो उसमें से एक नंबर काट लेगा, आपके 4 दे देगा आपको, है ना, बस अपने कंफ्यूजन की वजह से। अब वो अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने तो प्रोग्राम बनाकर देखेगा नहीं, है ना, सर्च करके देखा नहीं सही है कि गलत है। तो वो इसीलिए ना, ये सब आरबीएससी में दिक्कत है। अभी सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं होती है ना। वहां तो बेसिकली आपको आंसर्स बेसिकली निकालने होते हैं ना। तो सीबीएसई में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंफ्यूजन वाले नहीं आते, एग्जैक्टली रटने वाले नहीं आते, थोड़े से सॉल्व करने होते हैं, थोड़े से प्रोग्रामेटिकल होते हैं। तो वहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, वहां आपको ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो void मल्टीप्लाई, void लिखा मैंने यहाँ पर, और मैंने कर दिया z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या करना है कि एक फंक्शन और बना देता हूं जिसमें z की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूं जैसे पहले बनाया था। तो void show, ठीक है, इस तरह से। और यहां जो है मैंने कर दिया आपका सी आउट z कर दिया ना। अब देखो z कर दिया मैंने, जनरली हम क्या लिखते हैं, एंड एल लिखते हैं ना, इस तरह से। तो z की वैल्यू प्रिंट होती है, एंड एल का मतलब होता है एक न्यू लाइन भी प्रिंट हो जाती है ना। न्यू लाइन आपको पता होगा बैक स्लैश जो एन होता है, ठीक है, वो न्यू लाइन होती है, ठीक है। अब जैसे बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बुक में थोड़ा अलग से लिखा हुआ है, तो वो कैसे लिखा हुआ है आप भी थोड़ा सा वैसे देख लो कि क्या लिखते हैं वो कैसे लिख रहे हैं, सी आउट, फिर यहाँ कोट लगा दो z इज इक्वल टू, फिर डबल कोट लगा दो और फिर z की वैल्यू प्रिंट कर दो। और यहाँ पर आप या तो एंड एल लिख दो या फिर आपका बैक स्लैश एन कर दो, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। ये जो एक कैरेक्टर है तो आप यहाँ पर क्या करते हो, सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, डबल कोट्स भी लगा सकते हो ना, क्योंकि ये कैरेक्टर है। बैक स्लैश एन क्या होता है आपका, न्यू लाइन कैरेक्टर। कुछ लोग या कुछ टीचर भी ऐसा करते हैं ना, बहुत सारे टीचर भी हैं जो इसको गलत बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपका स्लैश एन, जबकि ये स्लैश एन नहीं होता, ये होता है बैक स्लैश एन बोलते हैं इसको ना। स्लैश ये वाला होता है, इसको बोलते हैं स्लैश, बैक स्लैश होता है ये वाला। तो ये आपका बैक स्लैश एन होता है, ठीक है। ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, एक नई लाइन प्रिंट हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ऐसे कर दो। तो अब जो प्रिंट होगा वो कैसे प्रिंट होगा आपका, z इज इक्वल टू करके कुछ प्रिंट होगा कि z इज इक्वल टू 2 या z इक्वल टू 3, इस तरह से ना, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा प्रिंट होने में, है ना, थोड़ा सा सुंदर दिखेगा, बस ये है।
जेड की वैल्यू को आपने इस तरह से प्रिंट करा दिया और ये जो है आपका, ये आपका पूरा जो है क्लास बन गई आपकी डी। ठीक है, ये बन गई आपकी डी क्लास। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे मैंने इनहेरिटेंस करा तो देखो डी क्लास में एग्जैक्टली क्या होगा ना, ऐसे बॉक्स बनाकर देख लो कि जो डी क्लास है एग्जैक्टली मेरी अब दिखेगी कैसी, है ना। लिखा हुआ तो आपने ये है, लेकिन एक्चुअली में अब इनहेरिटेंस के बाद डी जो क्लास है वो क्या होगा, उसमें देखो एक तो आपका प्राइवेट मेंबर होगा, है ना, प्राइवेट होगा आपका जेड, और क्या होगा आपका प्रोटेक्टेड, है ना। प्रोटेक्टेड में क्या होगा आपका एक्स और वाई, एक्स और वाई आपके प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे, और फिर एक आपका पब्लिक सेक्शन होगा, पब्लिक में क्या होगा, एक तो मल्टीप्लाई आ गया, है ना, एक आपका ये शो वाला आ गया, और बाकी जो है इधर से आपका गेट एक्स और गेट वाई, ये भी जो है इधर इनहेरिटेड हो जाएंगे। ठीक है, गेट एक्स हो गया आपका और ये आपका गेट वाई हो गया। ठीक है, इस तरह से ना। तो ये जो है अब आपको इमेजिन करके ऐसा रखना है कि ये जो आपकी डी क्लास बन चुकी है। ठीक है, अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन होता है तो वो इस तरह से ये बॉक्स बना लेगा और इस बॉक्स में लिख लेगा कि अब ये जो है एक्चुअल में मेरी डी क्लास है। अब B1 और B2 क्या है, अब वो सोचने की आपको जरूरत नहीं है ना। अब B1 और B2 के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इनहेरिटेंस हो चुका है। एक्चुअल में आपकी डी क्लास ये है, प्राइवेट में आपका जेड है, प्रोटेक्टेड में एक्स वाई है, पब्लिक में मल्टीप्लाई शो गेट एक्स और गेट वाई। ठीक है, तो अब जो है मैं मेन फंक्शन लिखूंगा यहां पर इंटीजर मेन। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इस डी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो डी का मैंने एक ऑब्जेक्ट करा डी और डी, इस तरह से ना, बस कैपिटल डी लिखा और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्मॉल डी नाम से। ठीक है, कैपिटल डी तो ये क्लास का नेम ही है, ये क्लास का नेम आ गया, स्मॉल डी लिख दिया जो कि ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा है। और फिर मैं क्या करूंगा, डी डॉट गेट एक्स, गेट एक्स। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया सपोज 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि गेट x में मैंने क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू a। ठीक है, तो a क्या है, 2 है, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, गेट y कर दूंगा, गेट y। ठीक है, 3। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, आपका मल्टीप्लाई कॉल कर दूंगा, d डॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, जैसे ही मैं d डॉट मल्टीप्लाई करूंगा z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू वाई, दैट इज क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, d डॉट शो कर सकता हूं। ठीक है, d डॉट शो करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, ये एक मेन क्लास बनाएंगे, मेन में d का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, d डॉट गेट एक्स करेंगे, d डॉट गेट वाई करेंगे, d डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, तो z की वैल्यू 2 इंटू 3 6 हो जाएगी। फिर d डॉट शो में z की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, z इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके जो बुक में लिखा हुआ है वो बता देता हूं कि बुक में एग्जैक्टली यही प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लो फटाफट। कोई डाउट नहीं है, चलो फिर स्क्रीन शेयर करते हैं और देखते हैं। देखो ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक से ज्यादा आपकी बेस क्लास होगी और एक आपकी डिराइव्ड क्लास होगी। ये अपना प्रोग्राम है। ठीक है, ये जो है आपका प्रोग्राम आ गया। हाँ, सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, वो अपन ने लिखा नहीं। ठीक है, वो तो लिखना ही है आपको, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और उसके बाद ये इधर आ जाता है आपका यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये दो चीजें तो लिखनी होती है। वही क्लास B1 आपने लिखा, उसके अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर लिखा x, और फिर पब्लिक में आपने एक फंक्शन लगा दिया void get x। ठीक है, यहां पर get x की जगह get अंडरस्कोर x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना चलता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अंडरस्कोर x की जगह get x भी लिख सकते हो। ठीक है, get x, और फिर यहां पर इंटीजर a, तो x इक्वल टू आपका a कर दिया। ठीक है, और फिर क्लास B2 आपकी डिक्लेयर करिए,
और क्लास B2 में आपने क्या लिखा है, वही प्रोटेक्टेड इंटीजर y, फिर वही पब्लिक में एक फंक्शन बनाया गेट y की जगह दोबारा से गेट अंडरस्कोर y का यूज करा है, और फिर आपकी आ जाती है क्लास D। ठीक है, अब देखो क्लास D बेसिकली कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, क्लास D फिर कॉलन का यूज करा पब्लिक B1 और फिर कॉमा पब्लिक B2। ठीक है, और फिर उसमें एक वेरिएबल लिया इंटीजर z, इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि पब्लिक है प्राइवेट है क्या है, इसका मतलब क्या होता है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पब्लिक फंक्शन का यूज करा, उस पब्लिक मोड का यूज करा है, उसके अंदर आपने लिखा वॉइड मल्टीप्लाइड वॉइड। ठीक है, और z इज इक्वल टू कर दिया x मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, फिर मैंने शो फंक्शन बना दिया था, इन्होंने डिस्प्ले बना दिया ना, तो आप डिस्प्ले बना लो या शो बना लो, जैसा भी है ना, डिस्प्ले ही बना लो, वॉइड डिस्प्ले, फिर आगे इसमें भी वॉइड लिख दो। और फिर जो है इसने क्या कर रखा है, तीनों वैल्यू प्रिंट करा रखी है, एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू बेसिकली प्रिंट करा रखी है। आप क्या करोगे कि कोई सी भी एक वैल्यू प्रिंट करा लो, जेड की वैल्यू प्रिंट करा लो, कोई सी भी एक, तो क्या है ना, मैंने केवल जेड की वैल्यू प्रिंट कराई है, आप तीनों वैल्यू प्रिंट करा दो एक्स वाई जेड, और ये आपका हो गया। फिर मेन के अंदर वही डी का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, डी, फिर डी डॉट गेट एक्स करा, फिर डी डॉट गेट वाई करा, फिर डी डॉट मल्टीप्लाई करा, फिर डी डॉट आपने डिस्प्ले करा। रिटर्न जीरो तो आपको पता है आएगा ही है ना, इंटीजर जब भी मेन लिखोगे, इंटीजर मेन लिखोगे तो रिटर्न जीरो आएगा ही है ना, INT का मतलब ही हो गया कि आप कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, और आउटपुट में क्या आ जाएगा आपका z इज इक्वल टू 6 है ना, मेरा 6 आया था, यहाँ पर तीनों वैल्यू प्रिंट करा रखी है। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, बस अब जो आ जाता है आपके पास उसके बाद ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, ये भी आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, और फिर जो है ये वर्चुअल बेस क्लास है, ये भी हट चुका है, ये भी नहीं है। और फिर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, ये भी आपके सिलेबस से हट चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके सिलेबस से हट चुकी है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ देख लो, सब तो मैं बता ही चुका हूं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है, द एग्जिस्टिंग क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट न्यू क्लासेस, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर, आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनहेरिटेंस क्या है, तो आप ये लाइन चिपका सकते हो वहां पर, द एग्जिस्टिंग क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट न्यू क्लासेस, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, बढ़िया सी लाइन है, ये लाइन रट लो, लिख लो इनहेरिटेंस क्या होता है, तो वहां पर ये लाइन चिपका कर आ जाना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द विजिबिलिटी मोड इज प्राइवेट, ये हम देख ही चुके हैं ना, कि अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे विजिबिलिटी मोड पे तो वो प्राइवेट ही होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इन सिंगल इनहेरिटेंस देयर इज वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास, हम देख ही चुके हैं ना। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ लेवल्स इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये मैंने बताया था ना कि एक से कितने भी लेवल्स हो सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ना, 2 3 4 5 ऐसे कितने भी लेवल्स हो सकते हैं। सिंगल लेवल होता है ना, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक ही लेवल होता है। मल्टी लेवल में क्या होंगे, 2 3 4 5 कितने ही लेवल हो सकते हैं ना, ये बताया था मैंने आपको। When a base class is inherited by two or more derived classes is known as multiple inheritance। तो ये अभी अपन ने multiple inheritance ही देखा है ना। अब इसके बाद जो पॉइंट्स हैं बेसिकली वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। When a base class is inherited by two or more derived classes is known as a hierarchical, ये सब आपके उसमें नहीं है। ठीक, तो अब ये देख लेना, इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है आपके सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, तो वो क्वेश्चंस जो है वो हटा देना जो नहीं है, और जो हम कर चुके हैं वो वाले क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आ जाएगा, चैप्टर 13 डेटाबेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा, ये चैप्टर पूरा हो गया, लगभग हमारा सारा सिलेबस कवर हो चुका है। 2 ही चैप्टर बचे हैं, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। ठीक है, हम देखो, और तो क्या इसमें कुछ ही नहीं है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉइड, दोबारा से एक बार वॉइड लिखा हुआ है, इस डिस्प्ले शो की जगह डिस्प्ले है ना, तो देख लेना। ये आपको पता ही है, यहाँ पर मैंने इंटीजर मेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रिटर्न जीरो करते हैं ना, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना, तो इसलिए मैं बार बार इंटीजर वो नहीं लिखता। यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आएगा हैश इंक्लूड stdio, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और आपका यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ लास्ट में आएगा रिटर्न जीरो है ना। ये तो सब आपको पता ही है ना, ये सब कर चुके हैं। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा डेटाबेस। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से।
कोई है यस और नो, कम से कम यस और नो तो बोल दो। नो बोल दो, नहीं है डाउट तो, डाउट है तो डाउट पूछ लो। डाउट है तो डाउट पूछ लो, नहीं है तो नो कर दो, कुछ तो रिप्लाई करो। अमन, मूमल, प्रांजलि, प्रियंका, टीनू, विशाल, यशवीर, कोई डाउट है किसी को? यस और नो? नो सर, चलो बढ़िया है, ठीक है, रिवाइज कर लेना, बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे, है ना। अब देखो एक और मैं आपको चीज बता देता हूं कि अगर फर्दर सिलेबस सर एग्जाम में, एग्जाम जहां तक है देखो बेस्ट पॉसिबिलिटी तो है कि मई से पहले नहीं होंगे ना। हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, देखो फिर भी कुछ कह नहीं सकते है ना, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप ये मान सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली मई से पहले तो एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। मई से पहले नहीं होंगे, या तो मई के लास्ट में होंगे, मई में जाकर एग्जाम होंगे ना, उससे पहले तो एग्जाम नहीं हो सकते ना। मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा है, बाकी 100% तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। 90% आप मान सकते हो कि हाँ ऐसा ही होगा कि मई से पहले नहीं होंगे एग्जाम, ठीक है। और एक और चीज बता दूं कि अगर फर्दर सिलेबस रिड्यूस होता है, जिसके भी 90% चांसेस हैं होने के, है ना। लॉन्ग वाले क्वेश्चंस आएंगे या उनकी जगह मल्टीपल आएंगे? लॉन्ग वाले ही ऐसे ही पूछते हैं ना, यहाँ पे तो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे पूछ लेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस बताओ, एग्जाम्पल सहित बताओ, ठीक है। या फिर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस पूछेंगे तो आपको पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सीबीएसई वाला थोड़ा सा अलग है, वहां थोड़ा से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, आपको पूरे बड़े बड़े ही क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइसेस जैसे नहीं आएंगे। और अभी देखो, अभी पैटर्न दोबारा से आएगा, एग्जाम का पैटर्न आएगा कि किस तरह का पेपर आएगा ऐसा कुछ आता है तो हो सकता है ऐसा भी कुछ आ जाए, पेपर पैटर्न वगैरह कुछ बारे में बता दें। अभी तो ऐसा कुछ बताया नहीं है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, हो सकता है चेंज हो जाए पैटर्न। नहीं तो अगर पहले वाला पैटर्न रहता है तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे ही, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, कुछ एक आध आ गए तो अलग चीज़ है, थोड़े बहुत, नहीं तो क्वेश्चन आपके बड़े बड़े आएंगे पूरे, आपको इस तरह से प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे ना पूरा। यहाँ से अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस पूछा है तो ऐसे पूरा सा आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हिंदी में आएंगे, हिंदी का पता नहीं यार, हिंदी में हो सकता है आएंगे, पता नहीं, अभी तो देखो ऐसा है नहीं। न्यूज़पेपर में आया है, वो सीबीएसई का आया है, ठीक है, वो जो आया है वो सीबीएसई का आया है, ठीक है। जो मल्टीपल जो क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ेंगे ना, वो सीबीएसई का बताया है कि सीबीएसई में इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, सीबीएसई में मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सीबीएसई में जरूर पैटर्न में थोड़ा चेंज किया उन्होंने, मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चल रहे हैं ना, वो वैसे ही आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, आरबीएसई से ज्यादा वैसे ही प्रैक्टिकल होते हैं वहां पे क्वेश्चन, और आपके और ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे सीबीएसई में ना। हाँ, और वहां पर है इंग्लिश हिंदी में, वहां पर जो है थोड़ा सा और चेंज कर दिया सीबीएसई के अंदर, इंग्लिश हिंदी में जो है मल्टीपल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस है। अच्छा, आरबीएससी का भी है ऐसा, ठीक है, मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा, ऐसा है तो आरबीएससी में, है ना। लेकिन देखो चांसेस कम है कि आपकी आईपी में ऐसा कुछ चेंज हो ना, सीटीपी में ऐसा कुछ चेंज हो, क्योंकि आईपी में टीचर्स ही नहीं है ना, तो आप बनवाओगे किससे क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप टीचर रिक्रूट तो करो, कंप्यूटर के टीचर रिक्रूट तो होंगे जब भी तो वो क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन पेपर सेट किससे करवाओगे आप, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि सीबीएसई में भी जो चेंजेस आए हैं ना पैटर्न में, वो केवल इंग्लिश हिंदी के अंदर चेंजेस आए हैं, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इतने चेंज नहीं आए। जैसे कंप्यूटर के अंदर ज्यादा कोई चेंज नहीं है, पहले से ही ऐसा ही है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर ऐसा ही पेपर था, अभी भी ऐसा ही पेपर है। ये बात अलग है कि सिलेबस जबर चेंज होते चले जा रहे हैं कंप्यूटर के, अभी लास्ट ईयर कुछ और सिलेबस था, उससे पहले कुछ और सिलेबस था, लेकिन हाँ पेपर पैटर्न जो है वैसा ही पैटर्न है, थोड़ा सा नया है। सीबीएसई तो अपडेट करता रहता है, आरबीएसई का कुछ क्लियर नहीं है कि वो क्या अपडेट करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे और देखेंगे, अभी काफी टाइम है, हो सकता है सिलेबस भी फर्दर रिड्यूस हो, है ना, उसके भी 90% चांसेज है ना, 100% तो नहीं कह सकते,
90% दोबारा से चांसेज ये हैं कि सीबीएसई आरबीएसई का दोबारा से सिलेबस रिड्यूस हो, है ना, क्योंकि आपकी 1 दिसंबर से क्लासेज चालू होनी चाहिए थी लेकिन वो हो ही नहीं है, फिर ये चला गया, तो हो सकता है फिर सिलेबस रिड्यूस हो जाए। और अगर फिर सिलेबस रिड्यूस होगा ना तो हो सकता है ये वाला चैप्टर हट जाए, ठीक है। अगर दोबारा से सिलेबस रिड्यूस होता है तो हो सकता है ये जो इनहेरिटेंस चैप्टर है, हो सकता है ये वाला चैप्टर हट जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, जो 13 14 जो डेटाबेस के चैप्टर्स है वो नहीं हटेंगे ना, 13 और 14 चैप्टर्स पूरे पूरे आएंगे, जितना रिड्यूस हो चुका है उसमें से आएंगे ना। अगर रिमूव होगा तो शायद हो सकता है ये वाला चैप्टर रिड्यूस हो जाए, इनहेरिटेंस वाला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, और रिमूव भी होने वाली नहीं है डेटाबेसेस वगैरह। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू।